औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुदरतुल तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज आप लोगों को लाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। उसी तरह से हम लोग आज भी हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक का बताते चलूँ सबसे पहले कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू चूज फील्ड, यानी कि अपने शोबा जो हमने कोई भी शोबा है वो किस तरह से हम चुने, किस तरह से उसको इख्तियार किया जाए। हम इसके बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ। सबसे पहले उनका तारुफ करवाते चलूँ। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड प्रॉपर परफॉर्मेंस कोच हैं, इसके अलावा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं। उनका नाम है मेहताब हमीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द सेशन। जी वालेकुम सलाम कुतुलैन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अपने मसरूफ तरीन वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, तो जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को भी बताया कि हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चूज फील्ड। तो इसे स्टार्ट करते हैं कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक की सिग्निफिकेंट की अगर बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक के बहुत से बच्चे जब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो उनके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती, उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं होता। मैं यूथ के साथ जब भी सेशन करता हूँ, मैं जब विजन की बात करता हूँ तो विजन का कॉन्सेप्ट किसी को भी क्लियर नहीं होता। सो जब तक आपके विजन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, आप जो भी काम करेंगे वो आपके इनर हार्ट के साथ अलाइन नहीं होगा। और जब इनर हार्ट के साथ अलाइन नहीं होगा, सो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डिप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर घुटन आपको महसूस होगी और आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप जब भी, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंसान का जो वक्त है वो अपने पेशे के साथ गुजरता है, अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजरता है। सो काम जो आपने जिसका इंतखाब करना है, अगर उसमें गलती होगी, अगर उसको आपने सीरियस लेके नहीं चूज किया, तो डेफिनेटली वो जो बहुत ज्यादा वक्त आपकी जिंदगी का गुजरना है वो फिर टेंशन में गुजरेगा, वो फिर कुड़ते हुए गुजरेगा, आपकी माइंड स्टेट ब्लेमिंग में रहेगी और आप मुतमिन नहीं होंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत अच्छे से आपने हमारे जो ये मेरा पहला क्वेश्चन था बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। थैंक यू फॉर दैट। और आपने अभी बात की पर्सनैलिटी की, मैं इसी से ही आगे कंटिन्यू करूंगी कि पर्सनैलिटी अगर हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी किस हद तक जो है वो असरअंदाज होती है हमारे, अगर हम बात करते हैं फील्ड को चूज करने के बारे में, तो किस हद तक असरअंदाज हो रही होती है हमारी पर्सनैलिटी। देखिए जी, पर्सनैलिटी 100% असरअंदाज हो रही होती है। लाइक कोई भी केमिकल है, कोई भी इंग्रेडिएंट है, आप कुछ बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट में अगर इंग्रेडिएंट की क्वालिटी डाउन हो जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अल्टीमेट डाउन हो जाती है। सो पर्सनैलिटी इज लाइक योर इंग्रेडिएंट। जो प्रोडक्ट आपने बना है उसमें इंग्रेडिएंट की मानित है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी की टाइप का आपको अंदाजा नहीं है, आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने उसको फाइनली निखारा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो पेशा है वो अफेक्ट होगा। सो पर्सनैलिटी का कहने के 100% रोल है आपके पेशे के अंदर, आपके करियर के अंदर। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके तमाम क्यूरीज अपने आज के गेस्ट से क्लियर करवा सकें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसे सजेशन हैं जो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि हम उन पर फर्दर सेशन जो है वो रखें, तो आप हमें जरूर उन टॉपिक्स के बारे में बताएं, कमेंट करें, ताकि हम इन फ्यूचर उन पर सेशन जो है वो कंडक्ट करवा सकें। जी, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगी। सर मुझे ये बताएँ कि अभी हम बात कर रहे थे एबिलिटीज़ के बारे में। तो एबिलिटीज़ की अगर बात करें एज़ अ होल कलेक्टिवली, तो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का क्या रोल होता है हमारी फील्ड को चूज़ करने की जब बारी आती है तब? अच्छा, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। आप एबिलिटी की बात कर रही हैं ना? जी, मैं एबिलिटीज़ की बात कर रही थी। मैं कह रही थी अगर हम एबिलिटीज़ की बात करें तो कलेक्टिवली एज़ अ होल हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं, उनका मतलब क्या रोल है हमारी फील्ड को चूज़ करते वक़्त? जब हम चूज़ कर रहे हैं, तो अपनी कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के क्या रोल है इसमें? जी बिल्कुल, देखें जी, जो हमारी एबिलिटीज हैं, एक हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां हैं। वो खूबियां क्या हैं, इनका सबसे पहले पता लगाना बहुत
ज़रूरी है। हमने देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, और जो स्ट्रेंथ एरिया है, अगर वो आइडेंटिफ़ाई नहीं होगा, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले नहीं कर सकेंगे, आप अपने करियर के अंदर राइट सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे, राइट एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर सकेंगे। सो आपने अपनी एबिलिटीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है। अब एबिलिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट मौजूद हैं। इसके साथ-साथ आपका जहाँ वक़्त ज़्यादा गुज़रता है, जो आपके टीचर्स होते हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग करें। आप उनसे बार-बार क्वेश्चनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूछें। फिर अपने आप को खुद एनालाइज़ करें और अपनी क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, जब हम वो काम करते हैं तो हमारे अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और हम वो काम बहुत ही सलीके के साथ और परफेक्शन के साथ करते हैं। सो वो बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ एरिया होता है। सो बैठ जाइए, अपने स्ट्रेंथ एरिया को एनालाइज़ कीजिए। स्वॉट एनालिसिस के नाम से एक टेस्ट है जो अमूमन करवाया जाता है ट्रेनिंग्स के अंदर, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। सो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन है। एक है कि अपनी वीकनेस को बेहतर करें और उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएँ, उसपे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक ये कि आप आइडेंटिफ़ाई कर लें कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, और जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एरिया या आपकी एबिलिटीज़ हैं, ये कलेक्टिवली आपको सपोर्ट कर सकती हैं, तो फिर उनको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उनको आपने यूटिलाइज़ करना है। आपने देखना है कि अब इससे रिलेटेड मेरा कौन-सा पेशा है जिसको मैं मुंतखब करूँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज़ किसी के पास स्पीकिंग की बहुत अच्छी स्किल है, तो वो स्पीकिंग से रिलेटेड जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, उनकी सिलेक्शन ईज़िली कर सकता है। इसी तरह अगर किसी की स्किल्स में या किसी की एबिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नैलिटी है, वो टेक्निकल चीज़ों को बड़ी ईज़िली हैंडल करता है, उनके मैकेनिज़्म को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेता है, तो डेफ़िनिटली उसको उसी ही से रिलेटेड फ़ील्ड में जाना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग जो हैं, जो इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो मेडिकल की फ़ील्ड में ईज़िली जा सकते हैं, बिकॉज़ मेडिकल में आपको इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, और जब वो किसी ऐसी फ़ील्ड की सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वहाँ पे मैच नहीं कर रही होती। सो स्ट्रेंथ को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, और आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उसी के मुताबिक आपने एक्शन लेना है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है कि जो खेल का मैदान है, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स में डिफरेंट टीम्स होती हैं। टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, हर एक की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ होती है, और टीम वही जीतती है जिसका कोच उसकी राइट स्ट्रेंथ को राइट टाइम पे एग्ज़ीक्यूट करता है, और वो टीम फिर चैंपियन बन जाती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमने अगर चैंपियन बनना है अपनी फील्ड के अंदर, हमने अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है, और उसके बाद उसी के मुताबिक अपनी फ़ील्ड को सिलेक्ट करना है। तो अगर ये अलाइनमेंट हो जाती है, तो फिर बेसिकली आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने इनर सेल्फ को अपने आउटर एक्शंस के साथ अलाइन करें। सो अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहती हैं। वो जितनी भी लेफ्ट राइट हो, वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करती हैं। सो सिमिलरली अगर हमारी स्ट्रेंथ हमारे पेशे के साथ अलाइन हो जाए, तो हम भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस बढ़ जाती है, और हम बहुत शानदार परफ़ॉर्म करते हैं, और अपनी फ़ील्ड के अंदर मास्टर का जो टाइटल है, वो ईज़िली हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों के पास जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, हमें सबसे पहले उनको एनालाइज़ करना चाहिए, आइडेंटिफ़ाई करें और उसके बाद अलाइन करके फिर चलें। अपनी जो लाइफ़ है, उसमें इक्विलिब्रियम लेके चलें, तभी हम जो है एक बेहतर फ़ील्ड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैं अपने जो व्यूअर्स जिन्होंने हमें अब जॉइन किया, उनको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ, और आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है हाउ टू चूज़ फ़ील्ड। अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके लाज़मी बताएँ, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज़ को क्लियर करवाया जा सके। इसके साथ-साथ अगर आप लोगों के कोई सजेशन है, जो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इन फ्यूचर उन पर सेशन कंडक्ट करें, तो वो भी कमेंट करके लाज़मी बताएँ। यहाँ पे हम अपना एक क्वेश्चन लेते चलेंगे, हमारे ऑडियंस में से क्वेश्चन है, गुलाम पूछ रहे हैं कि जिस शोबे को हम चुन लें और हमें उसमें जो रुकावट आ रही है, उसको कैसे दूर करें? अच्छा, अगर किसी भी शोबे को आपने चुन लिया है, आपने इंतखाब कर लिया, और इंतखाब के बाद आप एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ में हैं, डेफ़िनेटली आपको उस वे में, उस रास्ते में कुछ हर्डल्स, कुछ बैरियर्स को फ़ेस करना पड़ता है। तो आपने बैरियर को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। बैरियर बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही कर रहा होता है कि आप जिस वे पे हैं, ये वे गलत है।
लाइक कि जब हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हम अगर किसी गलत रास्ते पे चले जाएं तो वो बार बार ये नोटिस एक बीप आती है, बार बार पॉपअप मैसेज आता है कि आप गलत जा रहे हैं, या तो वो उसको किसी और रास्ते से लिंक करके हमें मंजिल तक ले जाता है, और अगर कोई और रास्ता नहीं जाता तो हमें दोबारा से कहता है कि आप गलत जा रहे हैं। सिमिलरली जो रुकावटें आती हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। रुकावटों के दो मकसद होते हैं, एक कि हमें ये फीडबैक मिल जाए कि हम गलत जा रहे हैं। सेकंड, उस रुकावट को आप अगर दूर कर सकते हैं, अगर आपकी एबिलिटी के इक्वल है, ये आप इजीली उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आप ओवरकम नहीं कर सकते और आप बार बार उसी के साथ जाके टकरे मार रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको रास्ता बदलने की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो क्रॉलिंग करने के बाद चलना शुरू करता है, तो वो जा रहा है, अगर आप उसके रास्ते में कोई बैरियर रखें तो वो बच्चा भी आप देखेंगे कि उस बैरियर के साइड से गुजरने की कोशिश करेगा। कोई कुर्सी पड़ी है उसके नीचे से निकल जाएगा। सो वो अपने रास्ते को तब्दील करेगा। सम टाइम लाइफ में हम जब भी किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हमें जब बैरियर का सामना करना पड़ता है, तो या तो हम गिव अप कर देते हैं या उसी को बार बार देखते रहते हैं और हम उसको बाईपास करने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप बैरियर को इजीली हटा सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है, आपको लगता है कि आप इजीली उसको हटा सकते हैं, फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने रास्ते को तब्दील कर लें, कोई और वे जो है उसको चूज कर लें। डेफिनेटली ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो रास्ता है ये आपको मंजिल तक नहीं लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि गुलाम आपको बहुत ही अच्छे से जो है आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगी हमारे ऑडियंस में से। बस यही पूछ रहे हैं कि हाउ वी इम्प्रूव आवर क्वालिटीज एबिलिटीज के अच्छा बारे देखें में। जी, एबिलिटीज जो है क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए आपने डे बाय डे उसके ऊपर काम करना होता है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर ले कि आपने किन क्वालिटीज के ऊपर काम करना है, और फिर उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरनेट पे कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन आज के दौर में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल से रिलेटेड, किसी भी क्वालिटी से रिलेटेड कुछ चीज सीखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। एक तो ये भी है। दूसरा ये है कि लेट्स सपोज कि ऑलरेडी एक स्किल आपने अडॉप्ट की हुई है और आप उसमें मजीद मास्टरी चाहते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज प्रैक्टिस करने से हमारा जो ब्रेन है, इसमें न्यूरोपाथ जो है वो डीप होना शुरू हो जाते हैं, और जितने ज्यादा हमारे न्यूरोपाथ डीप होते हैं, हमारी उतनी उस पर मास्टरी आना शुरू हो जाती है। लाइक अगर स्पीकिंग की बात की जाए, तो स्पीकिंग की स्किल को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, ज्यादा से ज्यादा सेशन करें। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो आपने लोगों के सामने जाके बोलना है। अब ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट टाइम आपको फियर होगा, आस्ता आस्ता आपका वो फियर कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप इस स्किल पे मास्टरी हासिल कर लेंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस की बात की जाए, तो बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बिजनेस को करना चाहते हैं। ई कॉमर्स की बात की जाए, तो ई कॉमर्स ऑलरेडी आपका इंटरनेट पे है, सो इंटरनेट पे उससे रिलेटेड कोर्सेज मौजूद होते हैं। उन कोर्सेज को आप अडॉप्ट करें तो आपको बेतहाशा लर्निंग मिलेगी, और लर्निंग के बाद, वो कोर्स करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी वो स्किल, आपकी वो क्वालिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, और डे बाय डे आपको अपने अंदर चेंजिंग फील हो। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि बशीर आपकी भी क्यूरी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पे मैं अपना एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम लोग अगर पाकिस्तान में देखें तो स्टूडेंट्स के पास बहुत एक ट्रेंड चल गया है कि बाकी फील्ड तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही कोई 1-2% लोग चूज करेंगे, लेकिन मोस्टली जो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर की तरफ होता है। पेरेंट्स का भी यही इंटरेस्ट है और वो जबरदस्ती की जा रही होती है बच्चों के साथ कि इसी फील्ड को ही आपने चूज करना है और इसी को ही आप लोग लेके आगे चलेंगे। तो इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो ट्रेंड से रिलेटेड बात है, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम लोग बेसिकली अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखते। तो पहले तो बच्चे ने किसी भी फील्ड की सिलेक्शन से पहले उसने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, उसने अपनी इंस्पायरेशन को देखना है कि कौन सी फील्ड उसे इंस्पायर करती है। फिर एडमिशन लेने से पहले उसने एक सर्वे करना है। उसने जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो कोर्स ऑफर किया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जाके मीटिंग करें, उनसे फीडबैक लें। फिर आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं है। ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, तो सम टाइम हमें नेगेटिव फीडबैक इस तरह मिलता है कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी होती है।
मिलती है। लाइक कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कितने इंजीनियर्स रिक्वायर हैं, कितने डॉक्टर्स रिक्वायर हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा इंजीनियर्स और डॉक्टर आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनको जॉब गेनिंग में प्रॉब्लम होगी, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, वो जो उन्होंने अपना एकेडमिक में जितना भी उन्होंने टाइम लगाया, जितनी इन्वेस्टमेंट की उनके पेरेंट्स ने, तो उनकी अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। और जब उनको जॉब नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली उनको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और वो डीमोटिवेट होंगे। सो सबसे पहले फील्ड की सिलेक्शन के लिए आपने मार्केट का सर्वे भी करना है कि आज जो जॉब जिसके लिए आप एक डिग्री ले रहे हैं, 4 साल के बाद तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो 4 साल के बाद मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। अगर सेचुरेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली जॉब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और अगर सेचुरेशन नहीं है, ऑलरेडी उस फील्ड में इतने लोग नहीं है, तो डेफिनेटली गो अहेड, आप उस फील्ड को चूज करें। और साथ आपने ये भी देखना है कि वो आपके मिजाज के मुताबिक है, यानी सिंपल अल्फाज में कह रहा हूँ, यानी आपकी स्ट्रेंथ उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ अलाइन नहीं है तो फिर ऐसे होता है कि आपके एक्शन आपको कहीं और लेके जा रहे होते हैं। आपका इनसाइड यानी कि आपकी जो आपका इनर सेल्फ है वो उस चीज के लिए आमादा नहीं होता, तो आपके एक्शन जबरदस्ती आपके इनसाइड को घसीट के उस साइड पे लेके जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आप रेजिस्टेंस फील करते हैं, आप बोझलपन फील करते हैं, आपको मजा नहीं आता अपने काम में, आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते, आप डी फोकस हो जाते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं। सो ये सारे फैक्टर हैं। अगर आप सिलेक्शन में ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को अलाइन नहीं कर रहे, जैसे आजकल एक यूट्यूब का बहुत ट्रेंड है, हर बंदा चाहता है कि उसका यूट्यूब पे चैनल हो। सो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है जो वीडियोस पे आप उसको प्रेजेंट कर सकें, तो फिर आपको यूट्यूब आपके लिए नहीं है। फिर आपने देखना है कि आप और किसी फील्ड में काम कर सकते हैं। सिमिलरली कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा है। सो आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था और वो साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑनलाइन अर्निंग में भी आपने देखना है आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी बेस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो आपने सबसे पहला फेज जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके डिसीजंस जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, और फिर आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली चीज़ ही ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ्स को, तभी हम अपनी फील्ड को या अपनी लाइफ को हम जैसे कहते हैं ना बेहतर बना सकेंगे और कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। तो अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी बात जैसे की थी कि हम ट्रेंड एक चला हुआ है और पेरेंट्स भी जबरदस्ती कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स यही मैं करूँगी कि किस हद तक पेरेंट्स का रोल है, कि मतलब अगर हम फील्ड चूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स का रोल इसमें किस हद तक है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, दो चीजें हैं। अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी खुद इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं और वो इंसिस्ट कर रहे हैं, फिर तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, बिकॉज वो एक फेज से गुजरे हुए हैं, उनको रियलिटी का पता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस फील्ड से नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये काम करना है कि आपने उनको समझाना है, आपने सर्वे करना है। आपने ऑलरेडी देखें, अमूमन ये होता है कि हम राय भी उससे ले रहे होते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड का नहीं होता। लेट्स सपोज कि अगर मेरी सीएस की फील्ड है, कंप्यूटर की फील्ड है, और मैं किसी को मेडिकल के बारे में कोई राय दूंगा तो वो ऑथेंटिक नहीं होगी, बिकॉज मैं खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरा। मुझे नहीं पता कि एमबीबीएस के अंदर कितनी हर्डल्स को फेस करना पड़ता है, उसके लिए मेरिट कितना होता है, उसके लिए फाइनेंशियल आपको बैकअप पे कितने पैसे चाहिए। सो मैं कह दूंगा ठीक है आप वो कर ले। अब माइट भी मैं जिसको ये सजेशन दे रहा हूँ उसकी सिचुएशन ये ना हो, उसकी सिचुएशन में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो। सो डेफिनेटली ये मेरी सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इवन उस पर्सन के हालात भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हमने राय लेने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि ऑलरेडी वो पर्सन खुद उस फेज से अगर गुजरा है तो फिर तो उसकी राय अथेंटिक है। लाइक अगर कोई ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से कोई सजेशन लेगा तो मैं उसे बता सकता हूँ, बिकॉज मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि सर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे, तो मैं उसे यही कहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आप वहां जाएं, वहां के टीचर से आप बैठ के मीटिंग करें, अपने सवालात उनके सामने रखें। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती और वो आपको क्लियर नहीं कर पाते, तो इट मीन कि आपका इनसाइड अलाइन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली फिर आपने अपने इनसाइड को अलाइन करना है और आपने डेफिनेटली फिर फील्ड भी चेंज करनी होगी। सो पेरेंट्स इसलिए फोर्स करते हैं कि पेरेंट्स देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम नॉर्म्स बेस पे चल रहे होते हैं, हमारी वैल्यूज के अंदर, माइंड के फिल्टर के अंदर कुछ चीजें सोसाइटी फिट कर देती है। सो पेरेंट्स ने
बचपन से ये देखते आए कि जो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर होता है, उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है। उसको सोसाइटी के अंदर एक इज़्ज़त का मुकाम दिया जाता है। बट अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपके बिज़नेस की नेचर चेंज हो रही है। ऑनलाइन वर्ल्ड की वजह से आपकी आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। और इसके साथ-साथ पिछले अगर 2 डिकेड्स की बात की जाए, तो इतने बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टर के उसमें गए कि मार्केट भी सैचुरेटेड हो चुकी है। सो जब मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी तो डेफिनिटली आप वो डिग्री लेने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकेंगे। सो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो आप डिमोटिवेट होंगे। सो ये पूरा प्रोसेस है, इसको समझने की ज़रूरत है। और हमने डिग्री के साथ देखना है कि हमारे पास स्किल कौन-सी है, ऐसा कौन-सा स्किल सेट है, क्योंकि आज के दौर में स्किल सेट तेज़ी से चेंज होता है। ट्रेंड आता है, एकदम से ट्रेंड ऊपर जाता है, उसमें अर्निंग होती है, फिर वो स्किल सेट रिप्लेस हो जाता है, फिर कोई नई स्किल सेट आ जाती है। सो अपने स्किल सेट पे तो रेगुलर काम करते रहें, बाकी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले आपने ये एनालिसिस करना है, पेरेंट्स को बताना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो पेरेंट को समझा पाए। इट्स मीन कि अगर पेरेंट फोर्स कर रहे हैं, तो आपको अपने इनसाइट पे कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है? लाइक कि मैंने जब मेरी फील्ड सिलेक्शन की बात थी, तो मैंने सीएस रखा और मेरे घर वालों ने कहा इंजीनियरिंग, लेकिन मैंने उन्हें क्लियर कहा कि मैं तो नहीं जा सकता उस साइड, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कंप्यूटर के साथ मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें ज़्यादा ईज़िली पढ़ लूँगा, मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहेगा। सो इसमें नंबर भी ईज़िली गेन हो जाएँगे, डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मुझे इंजीनियरिंग में ज़बरदस्ती भेजा, तो फिर मेरी सप्लीज़ आएँगी और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्वे किया। सो स्टूडेंट अगर अपनी इनसाइड पे कॉन्फिडेंट है, तो अपने पेरेंट्स को कन्वे कर देगा, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सो फिर वो कन्वे नहीं कर पाएगा, और फिर डेफिनिटली पेरेंट्स भी फोर्स करेंगे और उसे ना चाहते हुए उस फील्ड में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जिस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने मतलब मैट्रिक के बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और मेरी मम्मा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, जबकि मैं खुद चाहती थी कि मैं एलएलबी करूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पापा ने कहा अगर एलएलबी ही करनी है तो इससे बेटर है कि आप डॉक्टर बन जाओ, और फिर मुझे डॉक्टर बनना पड़ा, मैं कन्विंस नहीं कर पाई। तो इस सिचुएशन ने मुझे मतलब अगर मैं अपनी अब तो मेरा खैर टाइम गुज़र चुका है, तो मैं वैसे बता रही हूँ कि फिर किसी और के साथ सिचुएशन हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, अगर सेम सिचुएशन किसी और के साथ हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे घर के कंपैरिज़न को ख़त्म करना चाहिए कि अगर फादर कह रहे हैं तो आप फादर से पूछें कि वो क्यों चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ। अगर वो खुद इंजीनियर हैं तो फिर तो उनकी बात ऑथेंटिक है। अगर वो खुद इंजीनियर नहीं है तो वो किस बेस पे कह रहे हैं? डेफ़िनिटली उनके किसी फ्रेंड के बच्चे इंजीनियर बन रहे होंगे, सो वो उस रेप्लिकेशन के अंदर कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। सेकंड, सॉरी टू आपकी इंटरप्ट मदर। यू सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे अपना ही केस, क्योंकि मेरा सिनेरियो चले तो उसको रिलेट करते हुए बताती चलूँ कि पापा चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूँ, क्योंकि उनको आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन मुझे वो स्किल्स नज़र आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग कर सकती हूँ। और मामा ने मुझे इसलिए डॉक्टर कहा क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बनी, तो मतलब एक हाउस वाइफ बन गया और साथ ग्रेजुएशन के बाद, तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो ये सिनेरियो था मेरे केस में। देखिए, अब यहाँ पे ना पर्सनल बायसेस आ गए हैं। सो मदर की ये ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई, तो वो चाहती है कि बेटी से वो पूरी हो। और अब फादर ने भी सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से कोई डाटा लिया, उनके फ़िल्टर में फिट हो गया और उन्होंने कहा कि इंजीनियर बनना चाहिए। जबकि आपका इनसाइड किसी और चीज़ के लिए एक्टिव हो रहा था। अच्छा, तीनों सिनेरियो जो हैं, ये अभी तक ऑथेंटिक नहीं हुए, बिकॉज़ तीनों को हमने अपने सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर एनालाइज़ नहीं किया। अब लेट्स सपोज़ अगर एलएलबी की बात करें तो आपको क्यों लगता था एलएलबी करना चाहिए? तो आप जब तक एलएलबी वाले टीचर से नहीं मिलेंगे, आप उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। सिमिलरली डॉक्टर फेज़ के लिए है, सिमिलरली इंजीनियर फेज़ के लिए है। सो जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, वो ये करता हूँ कि आप अपनी इंस्पायरेशन देखें। लाइक आपने कहा कि मैं एलएलबी बनना चाहती थी, ये माइट बी आपकी एक इंस्पायरेशन हो, ठीक है? इसी तरह हमारी एक से ज़्यादा इंस्पायरेशंस हो सकती हैं। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ इंस्पायरेशन है, तो आप उन सारों को एनालाइज़ करें, उससे रिलेटेड ऑलरेडी जो लोग उस फील्ड में हैं, उनके साथ गपशप लगाएँ, उनसे क्वेश्चनिंग करें। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, ईज़िली आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी तलब सच्ची है, तो लोग आपके साथ ताउन करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। फिर आपको एनालाइज़ हो जाएगा, आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन-सी इंस्पायरेशन है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसके साथ आपके इमोशन कनेक्टेड है, और इमोशन का ताल्लुक आपके पैशन के साथ है, आपके हार्ट के साथ है। अब हार्ट आपका आपके माइंड के साथ अलाइन हो गया,
अब आप जब एग्जीक्यूशन करेंगे, अब जब आप एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त होंगे, बिकॉज हार्ट माइंड अलाइन हो गया, अब आपके एक्शन भी अलाइन हो गए। सो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किए बगैर मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ठग से ये कर लें, बिकॉज हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। सो आपने अपनी इंस्पायरेशन को, समटाइम इंस्पायरेशन वक्ती होती है, इमोशनल हाइप होती है। आपने किसी को देखा होता है, एकदम से आपका भी दिल चाहता है कि आप वैसे बन जाए, बट जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट आई, कहती है सर मैंने इस फील्ड में जाना है। मैंने कहा ठीक है, उसकी वालदा भी साथ थी, तो मैंने कहा कौन कौन से कॉलेजेस करवा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव उसने मेरे सामने रखे। मैंने वहां से वो फील्ड निकाली, उसके टीचर्स निकाले, मैंने कहा इनसे जाके मिलो, मिलने के बाद मेरे पास वापस आना। सो 2 दिन बाद जब वापस आई तो उसका डिसीजन टोटली चेंज था। उसने कहा सर आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी बिल्कुल। मेरी फ्रेंड क्योंकि इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ये फील्ड ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने जब टीचर से बातचीत की है तो मुझे पता चला है कि मैं गलत थी। सो फिर उसने राइट अपनी फील्ड को सिलेक्ट किया, दोबारा से इस प्रोसेस को फॉलो किया। सो आज वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा खुश है, और उस थोड़ी सी मेहनत से भी उसके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं। तो वो कहती है सर अगर मैं उस प्रोसेस को फॉलो ना करती तो मेरी वो फ्रेंड अब पछता रही है, क्योंकि उसने भी किसी को देख के वो फील्ड चूज की थी। सो हम जो किसी को देखते हैं, हमारा इनसाइट कुछ और है, मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है। सो आपने अपनी इंस्पायरेशंस देखनी है, फिर उनको एनालाइज करना है, तो आपको खुद पता चल जाता है। लाइक हम जब कोई मोबाइल लेने लगते हैं, कोई भी चीज खरीदने लगते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, 3-4 चीजें देखते हैं, किसी एक पे हमारा इनसाइट क्लिक करता है कि दिस वन, ठीक है। सो जिस पे क्लिक करते हैं हम वो परचेज करते हैं। सिमिलरली आपकी फील्ड के लिए आपकी इंस्पायरेशन लिस्ट है, आपने उसको उस प्रोसेस से गुजारा है, प्रायोरिटीज आ गई जिसपे हाई प्रायोरिटी। अब आपके केस में 3 प्रायोरिटीज थी, एलएलबी, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग। सो आप इन इस प्रोसेस से गुजरे जिस पे आपका इनसाइट क्लिक करता है, डेफिनेटली वो फील्ड आपके इनसाइट के साथ अलाइन है, वो ट्रेंड आपके इनसाइट के साथ अलाइन है। अब क्योंकि अलाइन है, अब आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज होगी, अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, आप उस क्लास में जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे नुमाया हो जाएंगे, मुनफरिद हो जाएंगे, बिकॉज आपका इनसाइट, आपका हार्ट आपके माइंड के साथ अलाइन हो गया है, और आपके एक्शन भी अलाइन है। सो वन डायरेक्शन में सारी फोर्सेस लागू हैं। तो इमेजिन करें कि गाड़ी की स्पीड फिर कितनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माय क्यूरी। और यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। मोहम्मद हुजैफा कह रहे हैं अपने मकसद को पाने के लिए डेली रूटीन में क्या एक्टिविटीज करें और अपनी पढ़ाई में तड़प कैसे पैदा करें? सॉरी, पढ़ाई में तर्क पैदा करने के लिए पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि अपने आप को अपनी स्टडी के साथ अलाइन कर लें। अपने आप बिगर पिक्चर विजन देख लें कि पढ़ाई के बाद आपको क्या मिलने वाला है, उसके रिवॉर्ड को देख लें। सो जब आप रिवॉर्ड को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव होगी। सो पढ़ाई के लिए आपने इनर मोटिवेशन को एक्टिव करना है। सो इनर मोटिवेशन तब एक्टिव होता है जब आप पहले से ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने हैं उनके रिजल्ट्स को देखते हैं, और उस रिजल्ट की सेलिब्रेशन को फील करते हैं। लाइक अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपने रिलेटिव्स को इंटरटेन कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। सो ये फीलिंग आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव कर देती है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसकी हाई पोजीशन को आपने फील करना है, और डेफिनेटली ये आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करेगी। सेकंड, जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये है कि अपने मकसद को पाने के लिए डेली रूटीन में क्या एक्टिविटीज करें। वेरी सिंपल, जो भी आपका मकसद है, पर्पस है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्टेप, इवन के एक सिंगल स्टेप भी अगर आप उठाते हैं जो आपको आपके मकसद की तरफ लेके जाता है, वो आपने डेली बेस पे लाजमी करना है। नो मैटर बारिश है, आंधी चल रही है, तूफान है, आपके घर के हालात जैसे भी हैं, लाइट है या नहीं है, आपने डेली बेस पे कुछ ना कुछ अपने पर्पस से रिलेटेड काम लाजमी करना है। बिकॉज जब आप डेली बेस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, सो आफ्टर सम टाइम कंपाउंड इफेक्ट के मुताबिक आपको आपका पर्पस, आपका मकसद आसानी के साथ मिल जाता है। सो डेली बेस पे आपने एक्शन लेने हैं, उससे ये होगा कि आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स के अंदर वो चीज आ जाएगा। सो पहले हम हैबिट्स पे काम करते हैं, फिर वही हैबिट्स हमें बनाना शुरू करती हैं। लेट्स सपोज कि आप अगर स्पीकिंग में आना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। सो आप डेली की रूटीन बना लें कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर है, चाहे एक पेज क्यों ना पढ़े, बट पढ़ना जरूर है, समथिंग न्यू। अपने माइंड को कुछ नया डाटा देना है,
अपने माइंड की खुराक, आपकी जो फीडिंग है डेली की, वो करनी है। सेकंड, लेट्स सपोज कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर होना चाहते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज जिनमें नेगेटिविटी आपको नजर आती है, वो मीडिया हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, आपने अवॉइड करना है, उससे कोशिश करनी है कि आप उससे अवॉइड करें और उस टाइम को कहीं और पे स्पेंड करें, कोई और एक्टिविटी ऐड करें। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप आप लेते जाएं, डेफिनेटली आप अपने मकसद को पालेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि उज़ैफ़ा को उनके सवाल का बहुत अच्छे से और डिटेल जो है वो आंसर मिल चुका है। यहाँ पे अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हैं तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी तमाम क्यूरीज अपने आज से कैसे क्लियर करवाएंगे। और अब मैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ आना चाहूँगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जो ये फील्ड चूज करते हैं, इनमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनका क्या रोल है? अच्छा, फील्ड चूज करने में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूलिंग पे। फील्ड चूज जो है ना, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे आपने स्कूल टाइम से काम करना शुरू कर देना चाहिए। लाइक आप 7th में, 8th में, आपको तब से अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपके टीचर्स को पता होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अमूमन हम ये करते हैं कि हम लोग जब एडमिशन लेना होता है, हम अपने टीचर से मेंटोरशिप नहीं लेते। हम डायरेक्टली लेफ्ट राइट, मामा, चाचा, ताई, फूफो, फ्रेंड्स, उनके ट्रेंड को देखते हैं और जाके फॉर्म ले लेते हैं। वो जो टीचर जिसने हमारे साथ 10 साल गुजारे, उसको हमारी स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे से अंदाजा है। आप उससे मेंटोरशिप लाजमी लें, उससे पूछें, जो वहां से डाटा मिलता है उसको देखें, अपने घर वालों से कंसल्ट करें, फिर अपनी इंस्पायरेशन वाली लिस्ट को देखें और फिर सर्वे करें। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस फील्ड में जाना है। फील्ड सिलेक्शन का पहला स्टेप तो ये आ गया। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपने स्कूलिंग पे काम नहीं किया, आपने एफएससी कर ली। लाइक अमूमन अगर एक मैं परसेंटेज देखूं पाकिस्तान पे, एक रिसर्च की जिसमें बताया गया कि अमूमन 80% बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं और एफएससी के बाद वो फील्ड चेंज कर देते हैं और अमूमन वो आईटी की, कंप्यूटर की, सीएस की फील्ड ले लेते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, या उनके घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके मार्क्स इतने कम होते हैं, मेरिट में नहीं आते वो। फिर वो ना चाहते हुए भी उनको फील्ड चेंज करनी पड़ती है। अगर वो पहले से देख लेते भाई कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है इस फील्ड में जाने की, हम लोग तो घूमते फिरते ज्यादा हैं, पढ़ते कम है, उन्होंने फिर लाइट सब्जेक्ट उठाने हैं जिनको वो थोड़े टाइम में इजीली कमांड कर सके। सो एक तो दूसरी स्टेज ये आ गई कि अब आपने एफएससी के बाद कैसे अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, अपनी इंस्पायरेशन को देखना है आपने, और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ जाके मीटिंग करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से आपने मिलना जरूरी है। आपके फैमिली में लाजमी कोई ना कोई होंगे, आपके रिलेटिव्स में होंगे, उनसे जाके मिलें, उनसे पूरी फील्ड के बारे में पूछें। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, कुछ सेमेस्टर्स कर चुके हैं, उनसे जाके मिलें, उनसे फीडबैक लें। आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अब जितने सवाल पूछेंगे आपको क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर के बल्ब खुद ब खुद जलना शुरू होंगे। जहां पे बल्ब जल रहे हैं इट्स मीन के स्ट्रेंथ अलाइन हो रही है, जहां पे बल्ब नहीं जल रहे इट्स मीन के बिल्कुल भी नहीं, मजाज मिल नहीं रहे, एसिड और बेस वाला काम आ गया। आपने जैसे फिल्टर से हम लोग क्या करते थे, फिल्टर पेपर से आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, सिमिलरली आपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा फेज आ गया कि आप एफएससी के बाद फील्ड सेलेक्ट करते हैं। ये आपकी मेजर सिलेक्शन है। अगर ये गलत होगी तो 4 साल आप फिर एक ऐसी फील्ड में रहेंगे जो आपके साथ अलाइन नहीं है। आप धक्के से चल रहे होंगे। धक्के से गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप तक चली जाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मंजिल तक पहुंचाने वाले जो धक्के लगा रहे होते हैं वो कहते हैं बस हम लोग अपने काम से जा रहे हैं। धक्के की अगर जिंदगी गुजारनी है तो फिर इसी तरह फील्ड सेलेक्ट करना है। सेकंड फेज ये है। इसमें यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? यूनिवर्सिटी देखें आपको ओपन फेज देती है, आप जाके टीचर से मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आप सही से ना पढ़ें। इवन मैंने अपनी रिसर्च की, यूथ के ऊपर सर्च की, कि यूनिवर्सिटी के अमूमन स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट खुद नहीं करते। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगे? यूनिवर्सिटी कभी भी आपको नहीं रोकती कि आप एक्स्ट्रा स्किल हासिल करें। यूनिवर्सिटी कभी भी आपको नहीं कहती। इवन स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा नहीं करते, यानी प्रोजेक्ट्स भी खुद नहीं बनाते, दूसरों से बनवाते हैं। यूनिवर्सिटी का रोल हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म देती है, हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, हम ब्लेम कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है।
जो स्टूडेंट्स, मैंने एक सर्वे किया उसमें मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स अपना काम खुद करते हैं, असाइनमेंट को खुद प्रैक्टिकली करते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं खुद से, यानी प्रैक्टिकल काम करते हैं, चीजों को सीखने की उनके अंदर अर्ज होती है, वो फील्ड में जैसे ही जाते हैं तो उनको कोई ना कोई फर्म, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन एकदम से कैच करती है, उनको जॉब इजीली मिल जाती है, यानी कि जॉब का प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होता, बिकॉज वो अपनी स्किल पे काम कर रहे होते हैं। तो आप डिग्री के दौरान भी डिफरेंट स्किल सीख रहे होते हैं। सो बहुत से स्टूडेंट डिग्री के दौरान भी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। सो स्कूल में मेन मैं कहूंगा कि स्कूल लेवल पे काम होना चाहिए आपकी फील्ड सिलेक्शन का। इवन इंग्लिश के अंदर चैप्टर भी है कि हाउ टू चूज अ राइट प्रोफेशन और राइट करियर। सो अगर उसको इम्प्लीमेंट आप स्कूल लेवल पे करते हैं, डेफिनेटली फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक सबमिट करवाया जिसमें मैं भी था एज एजुकेशनिस्ट। सो वहां पे बात ये हो रही थी कि जब स्टूडेंट डिग्री लेके फील्ड में जाता है, सो वो प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाता, और एकेडेमिया के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर एक गैप, इस गैप को कैसे फिल किया जाए। सो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो स्कूल लेवल है, जो रूट लेवल है, उस पर सबसे ज्यादा काम होने की जरूरत है। उसमें अगर फील्ड की सिलेक्शन का प्रोसेस ठीक हो जाता है, सो आपका बीज ठीक है तो दरख्त ठीक होगा, फल भी ठीक आएगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेन हमें स्कूल लेवल पे फील्ड सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सर। यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस में से क्वेश्चंस आए हैं कुछ, मैं चाहूंगी कि हम वो लेते हुए आगे चलें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है वफा बतूल का, इफ अ पर्सन हैज मेंटल इलनेस कैन ही बी अ साइकेट्रिस्ट? डेफिनेटली अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जाना चाहिए आपको। और नहीं नहीं, शी इज आस्किंग कैन ही बी सॉरी, अ साइकेट्रिस्ट, कि क्या वो? जी जी। ये रिपीट करें। इफ अ पर्सन हैज मेंटल इलनेस कैन ही बी अ साइकेट्रिस्ट? If a person has mental illness, can he be a psychiatrist? Can you hear me? Can you hear me, sir? Am I audible to you? Am I audible to you? Hello? यस नो, यस नो, Okay. आई गेस इंटरनेट की वजह से स्क्रीन बिल्कुल स्टक थी। Okay, okay. If a person has mental illness, can he be a psychiatrist? यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? डिले आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you? हेलो? मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। आई गेस आप, मुझे आवाज नहीं आ रही, रुक रही है। हेलो? Am I audible to मुझे you? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, मोहम्मद इरफान साहब का क्वेश्चन है, एफएससी के स्टूडेंट को कितने आवर्स सोना चाहिए? तो नींद जो है, ये हर बंदे के लिए इसका पर्सनल सिनेरियो है कि आप कितनी नींद के साथ कंफर्टेबल हैं। आ, Am I आपकी audible आवाज to you, मुझे sir? हेलो? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। हेलो? हेलो? आपकी स्क्रीन स्टक है। ऑडियंस? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। इन दीज डे हॉलीडेज प्लीज टॉक मी हाउ टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट। हम कितने चैप्टर करें? सो आप प्लानिंग करें। मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लानिंग करें अपने सब्जेक्ट्स के लिए। आप देखें कि किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप कितनी हेलो? ज़्यादा है, इसमें आपकी ग्रिप कम है,
उसको आप ज़्यादा टाइम दें, और जिसमें आपकी ग्रिप ज़्यादा है उसको डेफिनेटली आपने कम टाइम देखना है। तो अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि किस सब्जेक्ट पे आपकी कितनी ज़्यादा ग्रिप है। सो छुट्टियों में प्लान करें। अच्छा, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग, अच्छा, प्लानिंग के भी दो फेज हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि डेली बेस पे हर सब्जेक्ट को कुछ कुछ टाइम देते हैं। अच्छा, एक दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं। सो आपका एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है। सो जो आपको आपके लिए इजी है आप उसको अडॉप्ट कर लें। प्लानिंग लाजमी करें। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कितना काम आपने अभी तक कर लिया है, कितनी परसेंटेज आपकी होगी, और जो रहती है उसके लिए आपके पास प्लान क्या है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो डेफिनेटली आप फेलियर की तरफ जाएंगे, बिकॉज प्लानिंग के बगैर आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माइंड पे प्रेशर आता है और आपको समझ नहीं लगती। सो आपकी एबिलिटी जो है सीखने की वो भी डैमेज होती है। सो प्लानिंग बड़ी जरूरी है। डेली बेस पे सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम भी दिया जा सकता है, या डेली बेस पे किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिया जा सकता है। सो इट्स टोटली अप टू यू। मुझे मेरी होस्ट की आवाज नहीं आ रही, उनकी स्क्रीन हेलो, में स्टक अब है। आवाज आ रही है? अभी भी स्टक है सर। एम आई ऑडिबल टू यू? यस, अब आपकी आवाज आ गई है, बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। सर एम आई ऑडिबल टू यू? आप मुझे सुन सकते हैं? यस, नो नो, यस, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। चलिए अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और पहले आई डोंट नो क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज़ और तस्वीर सब ठीक आ रहा था। शायद मेरे एंड पे कोई इश्यू आ रहा था, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। अब हम लोग अपने जो सेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर ऐसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ स्किल्स गेन करके और बिजनेस में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जो है इसको वो कुछ लोग तो कहते हैं कि जो लोग पढ़ लिख के भी आगे नहीं बढ़ सकते, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती, तो वो कहते हैं कि बस लक और ये अनलक के मतलब लकी अनलक, हम लोग खुशकिस्मती और बदकिस्मती से इसको रिलेट मतलब वो लोग करते हैं कि वो लोग खुशकिस्मत हैं और हमारी जो है ना किस्मत ऐसी नहीं है, बैड लक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इस सिनेरियो पे आपको क्या लगता है कि क्या हम लोगों को करना चाहिए और किस हद तक जो है ये चीजें असरअंदाज हो रही होती हैं? अच्छा, लक और लक का जो ताल्लुक है वो आपकी अलाइनमेंट के साथ है। अगर आपका माइंड, आपका हार्ट और आपकी एग्जीक्यूशन यानी आपके एक्शन अलाइन है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सपोज एक पर्सन एक दिन भी स्कूल नहीं गया, बट उसका हार्ट, उसका माइंड और उसके एक्शन अलाइन है, डेफिनेटली वो अपने बिजनेस वेंचर के अंदर बहुत आगे जाएगा, वो अच्छी अर्निंग करेगा। सो डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी अर्निंग करेंगे। डिग्री का मतलब है कि आप पढ़े लिखे होगे, आपको आप आपका एक कह लें कि स्टेटस सिंबल के अंदर आपको एक अथॉरिटी मिलेगी। अब उस फील्ड के अंदर अगर आप अलाइनमेंट अपनी करते हैं तो आप उस फील्ड के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री आपने हासिल कर ली मगर अलाइनमेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। सो प्रोग्रेस का जो फार्मूला है वो बेसिकली सबसे पहले आपका पैशन है, और पैशन के बाद आपका पर्पस है, पर्पस के बाद आपका पोटेंशियल है। सो पैशन आपका हार्ट, आपका आपकी इनर फीलिंग्स, आपके इमोशन, फिर उसके बाद पर्पस, मकसद क्या है, सो वो उसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है। फिर आपका पोटेंशियल, आप फिजिकली क्या एक्शंस कर रहे हैं। लेट्स सपोज किसी पर्सन का जो पैशन है वो है आर्ट का, और मकसद जो है उसमें लेट्स सपोज बिजनेस है, और एक्शन में वो जॉब कर रहा है किसी और फील्ड की। सो तीनों चीजें जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही हैं, वो अलाइन नहीं है, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो लक का ताल्लुक अलाइनमेंट के साथ है। अगर आप चीजों को अलाइन कर लेते हैं, कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि उनकी चीजें अलाइन हो जाती हैं, इवन उन्हें भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो बहुत लकी माने जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लक का डायरेक्टली ताल्लुक आपकी अलाइनमेंट के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। सो अल्लाह ताला ने अपने नाइब होने का एजाज इंसान को दिया, और इंसान को जो सबसे अहम चीज दी वो इंतखाब की ताकत दी। इंसान चूज कर सकता है। सो अगर आपकी चॉइस जो है वो ठीक नहीं है, आप गौर फिक्र नहीं करते, 130 वर्सेस कुरान मजीद के अंदर गौर फिक्र पे हैं, और गौर फिक्र जब तक आप नहीं करते, सो ये जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है ये गौर फिक्र से मिलता है। आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बार बार गौर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आप ट्रेंड के साथ उसे अलाइन करते हैं, फिर आपके एक्शन अलाइन होते हैं। सो लक का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी अलाइनमेंट के साथ है। जो लोग अलाइन कर लेते हैं वो अपनी फील्ड से बहुत अच्छा अर्न करते हैं, वो सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। सो ऐसे बहुत सी मिसालें हैं
जिन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, बट उन्होंने अपने काम के अंदर अलाइनमेंट के फेज को कंप्लीट किया है। लाइक ये उनका पैशन फर्स्ट भी, सेकंड उनका पर्पस, थर्ड उनका पोटेंशियल, यानी कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और ये तीनों जब अलाइन होते हैं तो आप इक्वल टू लकी हो जाते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप प्रोग्रेस करते हैं। तो जो लोग इन तीनों को अलाइन नहीं करते वो कुड़ते रहते हैं, ब्लेम करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने क्या गौर फिक्र करो। सो गौर फिक्र आप नहीं करेंगे जब भी आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके प्रोसेस में, आपके एक्शन में, आपकी अलाइनमेंट की पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पे फॉल्ट है। उस फॉल्ट को आपने ट्रेस करना है। जैसे ही वो फॉल्ट ट्रेस होगा रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और अगर फॉल्ट नहीं ट्रेस होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। सो अगर हम बात करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करते हैं, हम मोटिवेशन के अंदर डिफरेंट स्टोरीज को कोड करते हैं, तो उसमें ये इक्वल ब्रियम है। और जहां पे ये इक्वल ब्रियम कंप्लीट होता है, ये इक्वेशन कंप्लीट होती है, लाइन होती है, वहां पे रिजल्ट्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? माइक म्यूट है आपका। जी, पहले आपकी स्क्रीन बिल्कुल स्टक हो गई थी और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे पास कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको लेती हुई चलूंगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एडी खान का। वो कह रहे हैं इन ऑल पाकिस्तान बोर्ड्स ओनली क्वेश्चन इज चेक अकॉर्डिंग टू बुक वर्डिंग द फोर्स ऑन क्लाइंबिंग वेयर इज कॉन्सेप्ट। अच्छा देखें जी, बोर्ड का जो भी रूल है आप उसको साइड पे रख दें। आपने डिग्री तो हासिल करनी है, आपने एग्जाम देना है, आप एग्जाम दें, आपके बेशक नंबर कम आते हैं। आप अगर ब्लेम करते हैं कि बोर्ड की पॉलिसी ऐसी है तो हम क्या करें, सो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, आपके इख्तियार में क्या है। सो अशरफुल मखलूकात के पास चॉइस है, चॉइस की ताकत है। सो आपके पास चॉइस है, आप कॉन्सेप्ट को समझें और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। जब आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे, बोर्ड को नहीं मिलेंगे। सो बोर्ड के अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बट उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसका नुकसान किसको है? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको है। सो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखना है। लाइक अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बच्चे यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं वो देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। बिकॉज डिग्री तो आपकी एंट्री है ना, वो तो आपको गेट से अंदर आने का आपके पास एक रास्ता है, एक चाबी है, की है। विदाउट डिग्री आपको वो नहीं बुलाते। रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है। लाइक के अबादात और अखलाकियात पे तो दुनिया सारी में काम होता है, लेकिन मुसलमान होने के लिए पहली शर्त कलमा तैयबा की है। और जब तक आप उसको नहीं कंप्लीट करते तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए आपके पास डिग्री होती है, बट उसके बाद प्रैक्टिकल आपके पास क्या है? अगर प्रैक्टिकल आपके पास कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे याद है कि मेरा एमसीएस का एक प्रोजेक्ट था और हमने वो प्रोजेक्ट बाहर से बनवाया था। मेरे जो पार्टनर थे मेरे साथ थे। अच्छा, मैं फिर भी तैयारी करके गया। सो जब हमारा वाइवा स्टार्ट हुआ तो मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, दूसरे का दिया। जब उनकी तरफ कंट्रोल गया तो उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, दूसरे पे रुक गए। सो मैंने एकदम कहा कि मैम हमने ये प्रोजेक्ट बाहर से बनवाया है। सो मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले से अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया। सो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको पता होता है कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा होता है, आपकी आंखों की चमक बता रही होती है काम आपने खुद किया। सो बोर्ड को ब्लेम नहीं करना, हमने देखना है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। हम लाजमी तो नहीं हम कोर्स की कुछ पढ़ें, हम कोर्स से हट के भी तो कितना कुछ पढ़ सकते हैं। बिकॉज कोर्स में बोर्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लाइक अगर हम सीएस की बात करें वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं, जबकि आपका आईटी, आपका सीएस तो बहुत तेजी से रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो हमने ये देखना है कि हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, देखें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनने के लिए ऑर्डनरी के साथ एक्स्ट्रा का वर्ड लगता है। इट मीन कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, आपने एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है, आपने एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है। और आप सीखते तभी हैं जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि लिए आपको आपके क्वेश्चन का जो है आंसर बहुत ही अच्छे से मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके हमारे गेस्ट ने आपको बताया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो ये है कि अभी जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक अभी भी बल्कि है चली, सेकेंड वेव चल रही है पाकिस्तान में। तो पेंडेमिक की जो हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि लोगों के इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, अगर उन्होंने एडमिशन कहीं पे लिया हुआ है, कोई फील्ड वो कोई कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस सब वर्चुअल उस पे क्लासेस पे आ चुके हैं।
तो अब इससे क्या है कि बहुत से लोग उनके प्रैक्टिकल जो थे वो मिस हो रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता-आहिस्ता उससे जो विथड्रॉ होता जा रहा है। तो आप मुझे बताएँ कि किस हद तक जो अफ़ेक्ट कर रहा है इन सबके इंटरेस्ट को, और जो फ़ील्ड उन्होंने चूज़ करनी थी, जिस उन्होंने कोशिशों के साथ, जिस एक एक्साइटमेंट के साथ वो चीज़ जो है वो अडॉप्ट की थी, वो अब किस तरह से अफ़ेक्ट हो रही है? माइक म्यूट। यस सॉरी, यस सॉरी। सो हवासे खमसा 5 सेंसेस हमारे पास हैं। उनमें से एक देखने की है, एक सुनने की है, एक चखने की है, ठीक है? इसी तरह आपकी एक टच की फीलिंग है, आप चीज़ों को टच करते हैं। जब फिजिकल आप काम करते हैं तो टच की फीलिंग से डाटा आपके माइंड में जाता है और आपको अच्छे से लर्निंग होती है। अब अगर टच की फीलिंग कोरोना की वजह से, कोविड की सिचुएशन की वजह से बंद है, बाकी सेंसेस तो आपकी ऑन है, और बाकी सेंसेस से जब आप ये माइंडसेट बनाएंगे कि मैं वाकई ही सीख सकता हूँ, मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो डेफिनेटली आप लर्न करेंगे। जब हम पहले से कह देते हैं कि ऑनलाइन उस तरह से नहीं सीखा जा सकता, तो आपके माइंड में पहला बैरियर आ गया है। सो अब आपकी साइकोलॉजी के अंदर ये चीज इंटर हो चुकी है। अब आप उस पीक लेवल की लर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कुछ बहुत ही महंगी सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन की, लाइक कि वो ऑनलाइन के अलावा अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो मैंने स्टार्ट से अपने आप को जीरो लाइन पे रखा कि मैंने सीखना है। सो जब मैंने ये चीज अपने माइंड में रखी तो डेफिनेटली मुझे लर्निंग हुई, क्योंकि आपकी एक टच की फीलिंग जो फिजिकल इंटरेक्शन में होती है, सिर्फ अभी वो ब्लॉक है ड्यू टू कोविड। अब दो सिचुएशन है, एक तो ये है कि हम घर बैठे हैं और हम कहें कि जब तक ये फीलिंग हमारी एक्टिव नहीं होती हमने नहीं पढ़ना, सिचुएशन नंबर वन। दूसरी ये है कि मे बी ये सिचुएशन बड़ी बढ़ती रहे और मे बी आने वाले पूरे 1-2 साल में यही सिचुएशन रहे, तो फिर या तो अपना वक्त ज़ाया कर लें या अपने आप को मेंटली 100% प्रिपेयर करें और कहें कि वाकई आपने इससे सीखना है। सो फिर आपकी लर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज आपके पास ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी आपने पहले सीखना है। ऑनलाइन सीखा कैसे जाता है? सो हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हम बैठ गए और हमने सीखना शुरू कर दिया। नो, क्योंकि जो आपके माइंड का इंटेंशन स्पैन है, उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो आपका फोकस कम हो जाता है, आप कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। सो आपने सारी चीजों को सीखना है, सीखने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे सबको कहना चाहूंगा, आज का की मैसेज है। सो जब आप ब्लेम करते हैं, सो ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जब आप ब्लेम करते हैं तो आप अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिर जाते हैं, बिकॉज ब्लेम वो करता है जो समझता है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। सो जब आप ब्लेम करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, आप पीछे हट जाते हैं। सो आपने ब्लेमिंग नहीं करते। जो भी हालात है, जैसे भी हालात है, आपने ये देखना है कि आप इन हालात में कैसे सरवाइव कर सकते हैं और कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जब आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे, डेफिनेटली आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत खूब बात की आपने सर, थैंक यू सो मच। और अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी एंड होने वाला है सेशन का, यहाँ पे मेरे पास एक दो क्वेश्चंस थे ऑडियंस के, वो मैं चाहूंगी कि आपसे ज़रूर उनके आंसर दिए जाएं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कामरान अली का, सर जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और उनके पास डिग्री भी नहीं है, सिंपल बीए किया हुआ है, वो क्या करें और एज भी ओवर हो गई है? सीखने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है? इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सो जो लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस नहीं रुकता। अच्छा, आपके पास बीए है तो कोई बात नहीं, आप स्किल सीख सकते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट में किस स्किल की नीड है, ऑनलाइन वर्किंग में कौन सी स्किल है जिसकी बहुत ज्यादा नीड है और जो आपके मजाज के साथ मिलती जुलती है, तो आप उस स्किल को सीखना शुरू कर दें। आपकी जितनी भी है, डजेंट मैटर। सो आप जब उस स्किल को सीखेंगे, जितनी ज्यादा स्किल्स आपकी लाइफ में ऐड होती जाएंगी, आपकी अर्निंग उतनी बढ़ती जाएगी। सो स्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। लाइक के मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ और मैंने उस दिन मैं एक जगह गया तो मेरे क्लाइंट कह रहे थे कि सर जब इंसान के पास स्किल सेट हो जाता है तो उसके 1 घंटे की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। तो मैं उसे यही कह रहा था कि बिल्कुल स्किल सेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। तो स्किल सेट जितना बढ़ता जाता है, आपकी अर्निंग भी उतनी बढ़ती जाती है। लाइक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो चेकअप की इतनी ज्यादा फीस क्यों लेता है? बिकॉज स्किल सेट उसका बहुत हाई है। आपको कॉन्फिडेंस होता है उसके स्किल सेट पे, जिसकी वजह से आप पे करने के लिए राजी होते हैं। सो अदरवाइज अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो आप पे नहीं करेंगे। सो बीए है, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि आपके अंदर अभी भी अर्ज है और आपने ये सवाल पुट किया।
सो आप अभी से देखें कौन सी स्किल सेट्स हैं जिनको आप आने वाले साल में 2021 में अपनी जिंदगी के अंदर ऐड करेंगे, और जितनी ज्यादा स्किल सेट्स को आप ऐड करते जाएंगे अलाइन करके अपने मिजाज के मुताबिक, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से एक और सवाल लेना चाहूंगी और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि उसके बाद हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है सलीम का। सलीम पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, एज ए टीचर मुझे पार्ट टाइम ऑनलाइन क्या करना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली की हर जरूरत पूरा कर सकूँ? थैंक्स। सॉरी माइक। सॉरी सॉरी, माइक मैंने कर लिया। वालेकुम सलाम। सो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एज अ टीचर आप अपनी टीचिंग स्किल के ऊपर काम करें। आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को, आप पढ़ाने वाली स्किल के ऊपर और काम करें। आप देखें कि आप अभी जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, जितनी भी पे आपको मिल रही है, उससे ऊपर का लेवल क्या है। तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा स्किल सेट चाहिए। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, आपने अपने नॉलेज को बढ़ाना है। सो जिस भी चीज़ को आपने बढ़ाना है उस पर काम करें। और पार्ट टाइम में आपके पास अभी ऑप्शन यही है कि आप और पढ़ाएं, मजीद लोगों को पढ़ाएं। ऑनलाइन लर्निंग का प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो ऑनलाइन सीखना चाहेंगे। लाइक मैंने भी बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और वो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं। लाइक मेरी लास्ट एक इंडक्शन हुआ था। सो एक खातून है, वो उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो ऑनलाइन बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं। सो फॉरेन के कुछ बच्चे हैं, उनकी फैमिली में थे, तो करते करते अब उनके पास इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि उनसे संभाले ही नहीं जा रहे, और मंथली वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। सो उन्होंने देखा कि मेरे पास कौन सा स्किल सेट है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो आपके पास अगर पढ़ाने का फन है तो आप देखें कि आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं और उस सब्जेक्ट पे पढ़ाना शुरू कर दें। उसके अलावा यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में काफ़ी टाइम बाद जब आपकी वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपको वहां से भी एक अच्छी इनकम मिल सकती है। प्लस जब आपकी वीडियोस लोग देखेंगे तो वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो आप अपनी टीचिंग की सर्विस इजीली दे सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप प्लान कैसे करेंगे और आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स के तमाम क्वेरीज बहुत अच्छे से क्लियर की। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ एंड पे ऐड करना चाहें तो प्लीज़। सो एंड पे फाइनल इक्वेशन आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या था, याद है आपको? पैशन। सो पैशन इज related to your heart. So first P is your passion, second P is your purpose, third P is your potential equal to progress. So progress अगर जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें, अपने पर्पस को क्लैरिफाई करें, क्लियर पिक्चर उसकी अपने पास लाएं। थर्डली फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, यानी कि आप अपने एक्शन स्टेप्स इन दोनों के मुताबिक करें। जब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे इक्वल टू प्रोग्रेस, तो फिर प्रोग्रेस का जेट आपका जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने मसरूफ वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, हमारे सेशन में हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ इतना इन्फॉर्मेटिव नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस सेशन में, इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखा अपने कमेंट्स के साथ, अपने सवालों के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।